बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 5 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं, यहां से आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस लेक्चर आपका छूट चुका है, आप चैनल पर जाकर तमाम वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात इस श्रृंखला के पीडीएफ फाइल की, तो बीपीएससी मेकर का जो डेली करंट अफेयर्स का श्रृंखला चल रहा है, इसका सभी पीडीएफ फाइल आप निःशुल्क बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। तो देखिए, इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी छात्र घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आपको ध्यान रखना कि इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स लॉन्च हुआ है। इस कोर्स में तमाम चीज़ें आपको प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ इसी कोर्स में आपका बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जो कि अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा और हमारे जितने भी नोट्स है इसके माध्यम से आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना, जब आप इस कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो यहाँ पर कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100, जिससे आपको इस कोर्स में भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी छात्र इच्छुक हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बीपीएससी की जो स्थापना हुई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऐसे में विकल्पों के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारा जो एक कंक्लूजन निकलता है, ये संभावना बनती है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्थापना दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इसकी स्थापना होती है। तो 1 अप्रैल और 1 अप्रैल, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बीपीएससी की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। देखिए, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, जो विकल्पों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक प्रकार से देखा जाए बहुत सारे छात्र नेग्लिजिबल प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके माध्यम से होता क्या है कि जो गलत आंसर, जिसपे हमें ज़्यादा संभावना होती है कि ये आंसर हमारा गलत है, तो उसको हम छांट के हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में 4 विकल्प है, A, B, C और D। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसको हम हटा देंगे। फिर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। लास्ट में जो हमारा विकल्प बचेगा तो उस पर संभावना बनती है ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी आप कई दफा सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था और अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। और आगे हमने लिखा कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय प्रारंभ में रांची में स्थापित किया गया था। मौजूदा समय की बात करें तो रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि लेकिन वर्ष 1951 में इसका मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया गया। बीपीएससी एग्जाम में इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है ये अतुल प्रसाद है। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये तिथि आप लोगों को ध्यान देना होगा, कई बार हमने आपको जानकारी दिया है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप आपको इस बात का ध्यान रखना है, संपूर्ण जो भूभाग था, बिहार और झारखंड का जो सम्मिलित भूभाग था, इसमें से 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था। कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और भूभाग जो बिहार के क्षेत्र में रहा था ये 54% था। जबकि बात करें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की, तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये यहाँ से तमाम जानकारी आपको याद रखना है। और बीपीएससी का जो प्रारंभिक जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, ये रांची में ही स्थापित
स्थापित किया गया था, लेकिन मौजूदा समय में 1951 में इसका जो मुख्यालय था ये रांची से पटना स्थानांतरित कर दिया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलते अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2022 को बिहार दिवस मनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस किस देश में मनाया गया है। एक्चुअली में यहाँ पर देश पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में जापान में मनाया गया है बिहार दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि बिहार फाउंडेशन जापान द्वारा 3 अप्रैल 2023 को 111वां बिहार दिवस मनाया गया। आप सभी जानते हैं कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष भी ये सेलिब्रेट किया गया और इस वर्ष 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। और इसी दिशा में, बिहार दिवस के सेलिब्रेशन की ही दिशा में, बिहार फाउंडेशन जापान के द्वारा यहाँ पर जापान में 3 अप्रैल 2023 को ये समारोह आयोजित हुआ था, यानी कह सकते हैं 111वां बिहार दिवस यहाँ पर मनाया गया है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस वर्ष 2023 में इसका जो थीम है 111वां बिहार स्थापना दिवस का, ये थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जबकि पिछले वर्ष 2022 की बात करें, जो कि 110वां बिहार दिवस था 2022 में, इसका थीम निर्धारित किया गया था जल जीवन हरियाली। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिहार की बात हो रही तो बिहार से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आप तमाम चीजें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें अपडेट हुई है। हमने कई बार आपको रिविजन भी यहाँ से करवाया है। जो चीजें अपडेट हुई है, जो जानकारी नई है, वो आपको यहाँ पर दे दूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार के राज्यपाल। तो वर्तमान समय में बिहार के मौजूदा वो नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। ये बिहार के 41वें राज्यपाल है, ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। वह भी हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा। अगला जो तथ्य होगा ये होगा राज का पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को, ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और इसके अतिरिक्त बिहार से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि वर्तमान समय में बिहार में 9 प्रमंडल है और इसके अंतर्गत कुल जिलों की संख्या है 38। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और हाल ही के दिनों में बिहार करंट अफेयर्स के कई सारे प्रश्न और भी बने हैं। तमाम जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। जो 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, कुल 106 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया। बिहार से 3 हस्ती को, जिनमें कि श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री आनंद कुमार और श्री कपिल देव प्रसाद, ये तीनों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। अब तक 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1961 में पद्मश्री पुरस्कार सामाजिक कार्य के लिए बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो अमाल शाह को पहली बार दिया गया था। ये तमाम चीजें हमने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के, यानी कि पटना उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, और ये पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित कुछ अहम जानकारी यह है कि वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, ये केरल के ही रहने वाले हैं और इनसे पहले, यानी कि पटना हाईकोर्ट के जज बनने से पहले ये केरल हाईकोर्ट के ही जज थे और वे इस पद पर 2025 तक सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। और एक जानकारी यहाँ पर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक 2 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं, जिनमें कि भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 6ठे मुख्य न्यायाधीश बने थे और श्री ललित मोहन शर्मा, जो कि भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान रखना, कई बार हमने आपको बताया है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर यह है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कि 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही बिहार बजट के बारे में एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, जहां पर बिहार बजट का पूरा निचोड़, यानी कि जो टॉप फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से निकलकर सामने आए हैं, वो तमाम चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो टॉपिक स्टडी वाला कोर्स है वो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी पेमेंट वहां पर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो बिहार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका वीडियो और साथ ही साथ उसका पीडीएफ फाइल आपको मुहैया कराया जाता है। आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ साथ वहीं से आप इसका पीडीएफ फाइल निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 578.78 अरब डॉलर हो गया है अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इनसे संबंधित तथ्यों की। तो आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर हो गया है। ये आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये नवीनतम आंकड़ा है जो कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किया गया। अब यहाँ पे हमारा एक जानकारी यह है कि हाल ही में 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह आरबीआई से संबंधित है कि नवंबर 2022 में आरबीआई ने अपने सांख्यिकीय प्रकाशन का 7वां संस्करण हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 नामक शीर्षक से जारी किया था। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, ये जो 7वां संस्करण था इसका नाम था हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021 यानी कि 2021-22। ये शीर्षक के साथ ये जारी किया गया था नवंबर 2022 में। वहीं पे एक अहम जानकारी ये भी है कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2022 को भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी किया था। ये संबंधित है भारतीय रिजर्व बैंक से, तो दोनों अहम जानकारी है, दोनों को ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर आरबीआई से संबंधित एक जानकारी ये भी हमने शामिल किया है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आरबीआई की चर्चा कर रहे हैं, तो आरबीआई से जुड़े हुए कुछ अहम जानकारी है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आरबीआई के लोगो की। यहाँ से आपकी अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम जो आयोजित हुआ था, इस लोगो से संबंधित प्रश्न बना था। लोगो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के लोगो में एक ताड़ का वृक्ष और एक बाघ है, ये यहां से आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की बात करें अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये यहां से ध्यान रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हैं। ये पॉइंट है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। तो आरबीआई से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है, कोई भी तथ्य यहां से एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश कौन बना है? खबरों में है और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो नाटो का 31वां सदस्य अभी हाल ही में बना है फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। तुर्की से मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश अभी हाल ही बना है। नाटो की बात करें तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है या फिर सैन्य गठबंधन है। आपको ये ध्यान रखना है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन में और ये 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था। लेकिन वहीं पे इनसे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट की बात करें, भले ही इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी लेकिन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये यहां से ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय देशों को एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पर यह संगठन का निर्माण भी हुआ है। और हमारा अगला पॉइंट है फिनलैंड के बारे में। चूंकि फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। आपको ध्यान रखना, फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं ये है सना मारिन। और बात करें फिनलैंड की राजधानी की तो हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा अर्थात जो करेंसी है ये है यूरो। तो इतनी सारी जानकारी आपको कह सकते हैं फिनलैंड से संबंधित याद रखना है। जो अहम जानकारी था कि नाटो का 31वां सदस्य भी हाल ही में बना है, कौन? तो फिनलैंड। इससे पहले नाटो में जो सदस्य देशों की संख्या थी ये थी 30। ये यहाँ से आपको नोट करना है।
चलते हैं अगले हम 5वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिनलैंड के बारे में कि जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था, इसमें फिनलैंड लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा था। इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस मतलब टॉपिक को ऐड किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो कि स्कोर 7.804 के साथ लगातार छठे साल दुनिया में सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है। तो ऐसे में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो फिनलैंड सबसे शीर्ष पर है। चूंकि फिनलैंड की चर्चा हो रही थी तो इसी वजह से हमने यहाँ पर शामिल किया। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो क्रमशः दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा इस वर्ल्ड खुशहाली सूचकांक में। जबकि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो 137 देशों में भारत 4.036 स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा। 2022 में जो रिपोर्ट आई थी भारत 136वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में जो रिपोर्ट आई है भारत इसमें 126वें स्थान पर है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है कि जबकि अफगानिस्तान इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी कि अफगानिस्तान को जो रैंक मिला है ये 137वां रैंक मिला है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान इसमें 108वें स्थान पर है। भारत से कंपेरिजन करें तो भारत से कहीं ज़्यादा खुशहाल है पाकिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार। जबकि वहीं पे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो 118वें स्थान पर, नेपाल की बात करें तो 79वें स्थान पर और श्रीलंका 112वें स्थान पर। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं तकरीबन सभी भारत से ज़्यादा खुशहाल है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पे। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारा चीज़ आपका पहले वीडियो में छूट चुका है तो यहाँ से आप रिवीजन पर्पज से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चीज़ों को जब आप बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पहले भी बने हैं, आने वाले समय में भी बन सकते हैं। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भविष्य के लिए एक संयुक्त सैन्य विजन विकसित करने सहित विविध प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है 2023 में जो ये आयोजित हुआ इसका थीम क्या था, किस विषय पर ये आधारित था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो आपको ध्यान रखना इस 2023 का जो थीम था रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलीवेंट, अर्थात तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, ये 2023 का निर्धारित थीम था। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह 3 दिवसीय सम्मेलन था जो कि 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो वर्तमान में भारतीय प्रमुख है जो कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो भारतीय प्रमुखों की जानकारी दे दूँ। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना कि भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, जबकि बात करें नौसेना प्रमुख की तो एडमिरल आर. हरि कुमार। लेकिन एक और है जो कि आपको ध्यान रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल अनिल चौहान है। ये जनरल अनिल चौहान दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। ये जानकारी हमने आपको दिया था। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिनमें इनकी मौत हो गई थी 2021 में। इनसे संबंधित हमने आपको जानकारी दिया था कि MI V517 विमान में ये सवार थे। कुल मिला के 13 लोग, इनकी पत्नी समेत यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त में मौत का शिकार हुई थी। विस्तार पूर्वक हमने आपको जानकारी दिया था, आपको याद होगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। लेकिन बात करें अनिल चौहान की तो ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे RBI के स्थापना दिवस की, लेकिन अभी जो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमने आपको जानकारी दिया था वहाँ पर पिछले प्रश्न में कि RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि उर्जित पटेल की जगह पे है। लेकिन अभी हाल ही में जो केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है तो इसके अनुसार इसी जानकारी को हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। ये एक अहम जानकारी है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक फैक्ट ये भी है कि वही सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट जो कि अहम पॉइंट है, यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। यानी कि केंद्रीय बैंकिंग अवार्ड की बात करें या फिर गवर्नर ऑफ द ईयर की अवार्ड करें तो यह दूसरी बार है जब आरबीआई के गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। पहली बार की बात करें तो इससे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। रिवीजन पर्पज से ये तमाम चीज़ें पुनः यहाँ पर ऐड किया जाता है और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जो भी नए छात्र इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें भी इसका भरपूर फायदा मिल सके। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है रिचर्ड वर्मा, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भारतीय मूल के हैं तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी देने कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आगे जानकारी यहाँ पर यह है कि उन्होंने, इनसे संबंधित जानकारी है कि उन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था और वे वर्तमान में मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित तथ्यों की भी चर्चा किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्त किया है। चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है अमेरिका की, तो ऐसे में एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि सीनेट एवं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसके दो सदन है। ये दोनों सदनों का नाम ध्यान रखिए, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसके दो सदन है। चूंकि अमेरिका की चर्चा हो रही तो ऐसे में एक जानकारी हमने कई बार आपको दिया है कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अब तक पहली बार या फिर कह सकते हैं कि परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन विकसित किया है और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी किया है। तो इस तरह करने वाला ये दुनिया का पहला देश है अमेरिका। ऐसा जानकारी यहाँ पर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं या फिर कह सकते हैं एक प्रश्न बनते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ये तिथि आपको याद होगा, 6 अगस्त 1945 और उसके बाद 9 अगस्त 1945। ये कौन सी तिथि है? ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, अमेरिका द्वारा यहाँ पर परमाणु हमला किया गया था। उसके बाद उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी में फिर से परमाणु हमला किया गया था अमेरिका द्वारा। तो दोनों परमाणु हमला जो अब तक हुआ है ये अमेरिका द्वारा किया गया है। तो इसी आधार पर यहाँ पर लिखा गया है कि अमेरिका दुनिया का एकमात्र देश है जिसने पहली बार परमाणु हथियार विकसित और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल भी किया है। तो ये जानकारी याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को। इसके 3 दिन बाद, महज 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ही, मतलब हिरोशिमा नहीं बल्कि जापान के ही नागासाकी में, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पहले भी कई बार बने हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को या फिर इस अभियान को शुरू किया गया, फिर लॉन्च किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यालयों में जो बच्चों का नामांकन होता है, इस नामांकन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर इसकी शुरुआत की गई है। हमारा अगला पॉइंट होगा यूडाइस रिपोर्ट से संबंधित। ये अहम जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। 2021 में हमने आपको ये जानकारी दिया था, 2021 नहीं बल्कि जुलाई 2022 में जानकारी दिया था। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर था। कक्षा 1 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसकी संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो रिपोर्ट जुलाई 2022 में आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार पूरे देश में अव्वल स्थान पर था। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है, तो कुल मिलाकर पूरे देश की बात करें तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर था। हमारा अगला पॉइंट है कि देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे थे। ये भी आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था। तो इसी चीज को मतलब बेहतर करने के लिए
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रख रहे हैं। आई होप कि आप इस श्रृंखला से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इसके माध्यम से आपकी जो 69वीं पीएससी एग्जाम है इसकी तैयारी बेहतर होगी। इस सीरीज को चलाने का मकसद यहाँ पर यह है कि इसके माध्यम से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन तो मजबूत हो ही, साथ ही साथ इस सीरीज के माध्यम से आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत हो। तो दोस्तों, इस दिशा में अगर आपको लगे कि इस सीरीज से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक का। अगर आपको लगे इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ से जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका निःशुल्क पीडीएफ फाइल यहाँ पर मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, इसका निःशुल्क पीडीएफ फाइल जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, आप वहां पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर ये तमाम पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पर आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर अब अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार दूसरी वर्ष 2022 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र को लगातार दूसरी वर्ष 2022 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की जो पहल थी इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और इसके तहत वैश्विक स्तर पर उन शहरों के प्रयासों को पहचाना जाता है जो कि पेड़ों और पर्यावरणों को संतुलित करने की कोशिश करता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस दिशा में जो भी शहर कार्यरत हैं उस शहर का चुनाव किया जाता है और उसे सम्मानित किया जाता है और इस सूची में उसे शामिल किया जाता है। तो लगातार दूसरी बार मुंबई इसमें शामिल हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें, हालांकि ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है, ऐसे में ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये दोनों तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी दोनों तथ्यों को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षों का जो क्षेत्र है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है, जो कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। एक जानकारी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए संपूर्ण भूभाग के 33% भूभाग पर वन का आवरण होना बहुत जरूरी होता है। ये चीजें आपको याद होगा, कई बार इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं। चूंकि बिहार के क्षेत्रफल की बात हुई तो आप सभी जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। ये यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में शॉर्ट में हमने यहाँ पर आपके सामने जानकारी रखा है, ये यहाँ से ध्यान रखना है आपको। चलते हम यहाँ पर अब अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? VVI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में 2 देश अजरबैजान और तजिकिस्तान को भी हाल ही में ये मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया है WHO के द्वारा। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। इससे पिछली बार 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था WHO के द्वारा। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना कि अब तक 42 देश मलेरिया से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 40 थे, लेकिन अभी हाल ही में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो कुल मिलाकर 42 देश अब हो चुके हैं जो कि मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले 1962 में ग्रेनेडा और सेंट लूसिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ग्रेनेडा और सेंट लूसिया मतलब किस देश का नाम है? शायद ये आप पहली बार ये दोनों देशों का नाम सुन रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना, ये दोनों जो देश हैं ये कैरेबियन कंट्री हैं। तो पहली बार 1962 में इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। और मलेरिया के बारे में एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस मनाया जाता है 15 नहीं बल्कि 25 अप्रैल को। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे, हमारा अगला हो जाएगा 10वां प्रश्न। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं, रुद्रेंद्र टंडन इनका नाम है, जो कि अभी हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
इस प्रश्न के इस विस्तृत एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। और आपको जानकारी दे दूं कि हालांकि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त पद पर थे, यानी कि इस पद पर वे सेवा दे रहे थे, जिन्हें अभी हाल ही में कहां पर, तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में एक जानकारी हमने आपको 2020 में दिया था कि सितंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि करंट अफेयर्स की सीरीज 2020 से चल रही है, तो 2020 से अब तक जितनी भी जानकारी हमने आपको दिया है, जितने भी छात्र अगर हमारे साथ बने रहे हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में उन्हें सफलता मिली होगी। तो पूरी श्रृंखला के साथ बने रहेंगे तो चीज़ें एक दूसरे से जब कनेक्ट रहती है तो आपको याद रखना आसान हो जाता है। और जो चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसके माध्यम से होता क्या है कि आपके दिमाग में भी वो रिकॉल होता है और उसे पुनः से आप याद मतलब आपको हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। तो सीरीज के साथ आप लोग बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। तो वैकोम सत्याग्रह की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना ये केरल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अभी हाल ही में इसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना केरल और तमिलनाडु के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ऐसे में आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर बात आती है वैकोम सत्याग्रह आखिर है क्या। तो इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि वैकोम या फिर वायाकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस सत्याग्रह के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यहाँ की सवर्णों और अवर्णों के बीच छुआछूत नहीं बल्कि को जड़ों से समाप्त करना ही इसका एक मूल उद्देश्य था। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इसका मूल उद्देश्य यह था कि छुआछूत की जो भावना थी इसे समाप्त करना था। अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि स्वर्ण और अवर्ण क्या होता है। कई सारे लोग जानते भी होंगे, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो कि 4 वर्णों में से किसी एक का सदस्य है। इन 4 वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि अवर्ण की बात करें तो अवर्ण वह होता है वह व्यक्ति होता है जो कि इन चारों में से किसी भी वर्ण का सदस्य नहीं है। अछूतों अथवा अति शूद्रों को अवर्ण कहा जाता है जिनका कोई वर्ण नहीं हो। तो आई होप कि आप यहाँ पे सवर्ण और अवर्ण के बारे में समझ चुके हैं। तो इसी को लेकर के ये मामला था जिसको लेकर के इसे समाप्त करने को लेकर के यहाँ पर त्रावणकोर में ही ये वैकोम सत्याग्रह हुआ था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ है। तो शंघाई सहयोग संगठन में अभी हाल ही में सऊदी अरब शामिल हुआ है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना सऊदी अरब हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, संवाद भागीदार देश के रूप में सऊदी अरब अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और जो जानकारी हमने आपको 69वें बीपीएससी एग्जाम के बारे में दिया, टेस्ट सीरीज के बारे में दिया, इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। प्रत्येक संडे को आपका ये टेस्ट लिया जाता है बीपीएससी में अगर ऐप के माध्यम से। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, साथ ही साथ सभी प्रश्नों का विश्लेषण के साथ आपको इसका PDF फाइल भी उपलब्ध किया जा रहा है। तो घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने के लिए इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है BM100, जहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसका जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है ये आपको मिलेगा 9 अप्रैल 2023 को। प्रत्येक संडे को ये आयोजित हो रहा है। जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे जो पिछला सेट आपका छूट चुका है वो भी आप इसे अटेंड कर पाएंगे, उसका भी PDF फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आप इसे ज्वाइन करें, निश्चित तौर पर आपकी यहाँ से हेल्प होगी और अपनी तैयारी का आप सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट कीजिए और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।